ऊष्मा का चालन, यानी ऊष्मा किसी माध्यम में किस प्रकार से चलती है, यानी ऊष्मा चालन, चालक नहीं चालन, यानी ऊष्मा कुल मिला के एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाती है, यानी एक बिंदु या एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऊष्मा का चलना, ऊष्मा का चलना क्या कहलाता है, पहुंचना चलना ऊष्मा का चालन कहलाता है। ठीक, इसकी 3 विधियां हैं दोस्तों, 3 मेथड है ऊष्मा के चालन के। एक दोस्तों है चालन, कौन सी विधि है दोस्तों, चालन। दूसरी विधि है दोस्तों संवहन, कौन सी विधि है दोस्तों, संवहन। आपका जो वायुमंडल ठंडा और गर्म होता है वो सब संवहन विधि से होता है। समुद्रों से जो हवा आती है वाष्प बन के, जो आपके यहाँ पर अभी बारिश चालू हो गई होगी दोस्तों, और उस बारिश का सबका कारण भी क्या दोस्तों, संवहन है। ठंडी और गर्म हवा जो चलती है सब उसका कारण क्या दोस्तों, संवहन है। आप तपेली के अंदर पानी गर्म करते हो और वो पानी गर्म हो जाता है, उसका कारण भी क्या दोस्तों, संवहन है। इसके बाद में तीसरी विधि है दोस्तों विकिरण, कौन सी है, विकिरण। सूर्य की जो ऊष्मा है वो पृथ्वी तक पहुंच रही है, वो किस विधि से पहुंच रही है दोस्तों, विकिरण विधि से पहुंच रही है। चलो चालन की बात करते हैं। सबसे पहले तो याद रखना, चालन केवल और केवल ठोसों में होगा। चालन किसमें होगा दोस्तों, ठोसों में होगा। संवहन हमेशा ठोस में नहीं होगा, किसमें होगा दोस्तों, तरल। देखो तरल 2 प्रकार के होते हैं, द्रव और गैस, है ना। जिसमें बहने का गुण होता है वो सब तरल है, तो उसमें द्रव और गैस आ जाती है। संवहन किसमें होगा दोस्तों, द्रव और गैसों के अंदर होगा। विकिरण का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट क्या है, जो प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, माध्यम की आवश्यकता नहीं है, यानी ना ठोस। भाई आप सोचो, चालन के लिए ठोस जरूरी है, संवहन के लिए द्रव और गैस जरूरी, विकिरण के लिए कोई जरूरी नहीं है। सोचो सूर्य कहां है, 15 करोड़ किलोमीटर, और 15 करोड़ किलोमीटर के बीच में यहाँ पर वातावरण तो केवल यहाँ 14-15 किलोमीटर है, ऊपर तो कुछ है ही नहीं, है ना। धीरे धीरे जाते हैं तो बिल्कुल स्पेस आ जाता है, कोई बिल्कुल कुछ ग्रेविटी वगैरह है नहीं, फिर भी बिना माध्यम के प्रकाश नीचे आ रहा है, यानी वो किस माध्यम से आ रहा है दोस्तों, विकिरण। और विकिरण के लिए माध्यम की आवश्यकता क्या होती है दोस्तों, नहीं होती। तो पहला अंतर तो यही है, बात समझ लेना। दूसरी चीज, चालन की बात करते हैं दोस्तों, कि जैसे चालन ठोसों में होता है, और आप सबको पता है कि ठोस के कण कैसे होते हैं, पास पास होते हैं। पास होने से आपको पता है कि इसको बिल्कुल दबाया नहीं जा सकता है। संपीड्यता यानी असंपीड्य होते हैं, इनको बिल्कुल दबा नहीं सकते हो दोस्तों, इनका घनत्व ज्यादा होता है। समझ में आ गई, ठोसों को और अधिक दबाया नहीं जा सकता है। अब ठोस को आपने क्या किया, यहां से आपने दी ऊष्मा, हाँ साहब ऊष्मा दी। अब ऊष्मा से यहाँ के कण क्या होंगे दोस्तों, गर्म हो जाएंगे। अब गर्म होने से, अब ये यही बैठे हुए ठोस के कण बहुत आलसी है दोस्तों, वो क्या करेंगे, जैसे ये जो कण है ये गर्म हो गया, ले भाई एक काम कर, मैं तो गर्म हो गया, ले तू भी गर्म हो जा, तो ये बिल्कुल टच रहते हैं दोस्तों, और टच इसकी ऊष्मा इसमें चली जाती है। रीजन क्या है दोस्तों, आपने कल भी देखा है कि जो ऊष्मा होती है, ऊष्मा की दिशा क्या होती है, हमेशा अधिक से अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की ओर क्या करती है, ऊष्मा गति करती है। अगर मैं यहां से गर्म करूंगा तो इन कणों का ताप क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और इधर वाले कणों का ताप कैसा है दोस्तों, कम है। तो हमेशा ऊष्मा किधर से जाएगी, अधिक ताप से कम ताप की ओर बढ़ेगी, तो धीरे धीरे क्या हो जाती है दोस्तों, ऊष्मा आगे बढ़ती जाती है। इसमें कोई कण अपना स्थान छोड़ के इधर उधर नहीं जाता है, बात समझ में आ गई। टच रहते हैं एक दूसरे से, ऊष्मा ट्रांसफर होती रहती है। ये बहुत बड़ी इसके अंदर क्या है, आपको जानकारी लेने की आवश्यकता है। चलो संवहन में क्या होता है साहब, संवहन में उदाहरण मैं आपको दूं दोस्तों, कि आपकी क्या है दोस्तों, कि कोई पात्र आपने लिया, वेसल लिया आपने, इस पात्र के अंदर दोस्तों क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है। क्या भरा हुआ दोस्तों, जल भरा हुआ है। अब आपने इसको गैस या चूल्हे किसी भी माध्यम से आपने क्या दी दोस्तों, हीट दी, ऊष्मा दी। ऊष्मा देने के कारण इस जल के जो कण होंगे, अब देखो होता यहाँ कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना, वही कॉन्सेप्ट है, भारी चीज नीचे बैठेगी, हल्की चीज ऊपर जाएगी। देखना अब होगा क्या, कि ये जो है दोस्तों, इस सतह से ऊष्मा किसने प्राप्त की दोस्तों, इन जल के कणों ने। अब जल के कण जो यहां आसपास के जल के कण क्या हो गए दोस्तों, गर्म हो गए। अब गर्म होने से क्या हो गए दोस्तों, हल्के हो गए। हल्के होने से क्या करेंगे दोस्तों, इसके कण गति करेंगे, और कण गति करते करते कहां सेट होंगे दोस्तों, ऊपर सेट होंगे। समझ में आ गई। और ऊपर का जो पानी है कैसा है, ठंडा है, और ठंडा जल कैसा होता है, भारी होता है, और भारी होने से ऊपर का जो जल के कण है वो नीचे आते जाएंगे, यानी नीचे पानी गर्म होएगा, गर्म जो जल होगा दोस्तों वो ऊपर आता जाएगा, और ठंडा जल जो कि भारी होता है वो नीचे बैठता जाएगा। यानी यहां के जो कण हैं वो क्या है दोस्तों,
गतिमान है, और इसके जो कण थे वो गतिहीन थे, इसमें कोई गति नहीं हो रही है दोस्तों, समझ में आ गई। इसके कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच रहे हैं, ये कौन सी क्रिया कहलाती है दोस्तों? संवहन। यानी जिसके माध्यम के कण उष्मा प्रसार के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हो, उसे ही क्या कहते हैं? संवहन की विधि कहते हैं। बात समझ में आई कॉन्सेप्ट? इसी प्रकार से हवा होती है कि मान लो क्या होता है कि गर्मी के दिनों में, ये मान लो हवा है दोस्तों, हवा है, आगे कॉन्सेप्ट समझ। अब हवा जो है दोस्तों, अब क्या करेगी? मान लो ये हवा जो है, ये क्या करेगी? हवा गर्म होके क्या करेगी? ऊपर उठेगी, गर्म होके ऊपर उठ गई, ऊपर, और नीचे वाली हवा वापस ऊपर उठती जाएगी, ऊपर उठती जाएगी। इसी प्रकार से सारी जो क्या हो जाएगी कि दोस्तों, आसपास की हवा कैसी हो जाती है? गर्म होती जाती है। ठंडी हवा नीचे बैठती जाती है और गर्म हवा हमेशा ऊपर उठती हुई रहती है। आई कॉन्सेप्ट समझ में? ये है कौन सा दोस्तों? संवहन। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों विकिरण की। किसकी बात करें दोस्तों? विकिरण। विकिरण में किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसी प्रकार से जो आपके जो विकिरणीय ओवन वगैरह जो बने होते हैं दोस्तों, वो सीधे पदार्थ को जाके हीट करते हैं, कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं। आपका कोई बर्तन गर्म नहीं होगा। अगर मान लो किसी आपने इस प्रकार से विकिरण वाले ओवन लाए या टोस्टर लाए, अब उसको आप गर्म कर रहे हो, मान लो कोई सब्जी को गर्म कर रहे हो किसी चीज में, तो सब्जी जिस पात्र में रखी है वो कभी गर्म नहीं होगा, वो सीधी विकिरण जाएगी उस पदार्थ में और उस पदार्थ को उष्मा प्रदान करेगी और वहीं से वो क्या हो जाएगा दोस्तों? गर्म हो जाएगा। ये सारा कॉन्सेप्ट किसका होता है दोस्तों? उष्मा के चालन का। अब इसमें चालन के अंदर आपने तीनों विधियां पढ़ ली। चालन, यहां से एग्जाम में प्रश्न आता है दोस्तों। अब इस चालन की बात करेंगे। चालन के आधार पर यहां पर जो ठोस होते हैं वो दो तीन प्रकार से आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। एक पढ़ सकते हैं जैसे चालक। अब चालक पदार्थ क्या होंगे दोस्तों? जिसमें उष्मा का चालन आराम से हो जाए, उष्मा का चालन आसानी से हो जाए। जैसे सारे जो भी ठोस है, आपके सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, लोहा। और कुचालक पदार्थ क्या होंगे दोस्तों? कि उसमें क्या होगा कि उष्मा का चालन बहुत कम होगा, जैसे कि लकड़ी है, प्लास्टिक है। ठीक। अब इसके अलावा एक इस प्रकार से आप चालन के पदार्थ भी पढ़ सकते हैं। ठीक। एक होता है उष्मारोधी एस्बेस्टोस। खास बात आती है उसके अंदर उष्मारोधी, कि उसमें बिल्कुल ही उष्मा का प्रवेश होगा ही नहीं, यानी वो गर्म होगा ही नहीं। उसके अंदर आप एस्बेस्टोस को पढ़ते हो। उसकी ईंटें भी आती है एस्बेस्टोस की, इसीलिए ना, ताकि वो छत वगैरह गर्म नहीं हो। ओके दोस्तों, उष्मा स्थानांतरण। अब नेक्स्ट क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ हीट, यानी उष्मा एक जगह से, मान लो एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच रही है। रीजन क्या है दोस्तों? इसका मेन रीजन ये है कि एक सिरा ज्यादा और एक सिरा कम गर्म होगा, यानी उसके अंदर तापमान में अंतर होगा। समझ में आ गया? एक सिरा ज्यादा गर्म होगा, दूसरा सिरा कम गर्म होगा, यानी अधिक गर्म से कम गर्म की ओर उष्मा जाएगी। समझ में आ गई बात? यानी तापमान के अंतर के कारण उष्मा ट्रेवल करती है दोस्तों। यानी किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु में, या एक ही वस्तु में, या एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या जा रही है दोस्तों? तापमान के अंतर के कारण। किसके अंतर के कारण? तापमान के अंतर के कारण ऊर्जा के संचरण की क्रिया को, यानी ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच रही है, वो क्या कहते हैं? उष्मा का संचरण कहते हैं। इसकी तीन विधियां। पहली विधि दोस्तों क्या है इसकी? चालन, कंडक्शन। देखो चालन हमेशा किसमें होगा दोस्तों? ठोस में होगा और उष्मा का स्थानांतरण चालन विधि से होता है। ठीक। अब इसके बाद में ठोस में चालन क्या होगा? जैसे मान लो ये कोई ठोस पदार्थ है, यहां मैं इसको गर्म करूंगा दोस्तों, यानी इस सिरे को मैं गर्म कर रहा हूं, और थोड़ी देर बाद देखेंगे ये वाला जो सिरा होगा उसको भी आप नहीं पकड़ पाओगे। यानी अगर यहां से पकड़ के गर्म कर रहे हो तो ये सिरा भी यहां से उष्मा चलती यहां से उष्मा चलती दोस्तों यहां तक आ जाएगी। बात समझ में आ गई दोस्तों? अब इसमें होता क्या है कि इसके अंदर ठोस के अणु अपना स्थान छोड़े बिना, सबसे बड़ी बात क्या होती है? इसके कोई अणु स्थान नहीं छोड़ता है। एक यानी यहां से कण चलकर यहां नहीं आ रहा है। ठीक है। अभी पढ़ेंगे दोस्तों संवहन और विकिरण, जो कि कल अपन ने बिल्कुल डिस्कशन किया था लंबे और चौड़े बिल्कुल तरीके से, कि उसमें अणु जो होते हैं दोस्तों, जल के अंदर अणु नीचे गर्म होकर ऊपर जाते हैं ना, वापस हल्के होकर, तो इसमें ट्रेवल नहीं करता कोई भी अणु गर्म होकर, लेकिन क्या होता है? अपना स्थान छोड़े बिना ही दूसरे कण या अणु को उष्मा स्थानांतरित कर देते हैं, तथा ये उष्मा गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर क्या होती है दोस्तों? प्रवाहित होती है। चालन के दौरान इस माध्यम का क्या हो जाता है? ताप बढ़ जाता है। उदाहरण के दोस्तों, धातु की छड़ के एक सिरे को आप गर्म करते हो, कुछ समय बाद उसका दूसरा सिरा भी क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। छापो, नेक्स्ट बताते हैं संवहन। नेक्स्ट देखिए संवहन, कन्वेक्शन। देखो कन्वेक्शन क्या होता है? सीधी सी बात है कि इसमें क्या होगा दोस्तों कि ये सबसे पहले तो याद रखिए, जिस प्रकार से चालन ठोसों में होता है, ये द्रव और गैस जैसे सम्मिलित रूप से तरल कहते हैं दोस्तों, तरलों के अंदर होगा, यानी द्रव में और गैस में। पानी गर्म किया होगा दोस्तों, पानी की जो नीचे की सतह, मान लो ये बाउल है, और पानी की जो नीचे की सतह होगी दोस्तों, जब वो उष्मा के संपर्क में आएगी तो उसका तापमान बढ़ेगा, और तापमान बढ़ने के कारण उस जो जगह तापमान बढ़ा, जो गर्म हुई, यानी उसके जो कण हैं जो गर्म हुए हैं वो हल्के हो जाते हैं दोस्तों, और हल्के कण क्या हो जाते हैं दोस्तों? ऊपर उठते हैं। ठीक है। पानी के
नीचे की सतह जैसे ही गर्म होगी वो क्या करेगी, उससे कण सारे ऊपर उठेंगे, यानी हल्की चीज ऊपर उठती है और वो जो ऊपर का जो भारी जल है, जो ठंडा जल है, वो नीचे आता जाता है, वो वापस गर्म होगा, यानी ठंडे जो कण है वो नीचे आते जाएंगे, गर्म होकर वापस ऊपर उठते जाएंगे। इस प्रकार से ठंडे जल वापस कण नीचे आते जाएंगे और गर्म होकर ऊपर उठते रहेंगे, यानी ऊपर ऊपर की लेयर पानी की हमेशा क्या बनी रहेगी दोस्तों, गर्म, और नीचे थोड़ी सी ठंडक बनी रहेगी, क्योंकि नीचे हमेशा ठंडा पानी है। ओके, इस प्रकार से क्या होता है, पूरा पानी धीरे धीरे गर्म हो जाता है। अब इसके अंदर जैसे कि चालन में आपने देखा कि चालन में पदार्थ के कण जो गर्म हो रहे थे वो एक जगह से हिल नहीं रहे थे, यानी एक जगह से वहीं बैठे हुए थे, ठीक है, और वहीं से हीट ट्रांसफर कर रहे थे। लेकिन संवहन के अंदर क्या हो रहा दोस्तों, कण अपना स्थान छोड़ के ऊपर नीचे जा रहे हैं। आ गई बात समझ में, यही कॉन्सेप्ट है, भारी चीज नीचे, गर्म चीज ऊपर, हल्की ऊपर। उष्मा संचरण की विधि जिसके अंदर माध्यम के कण स्वयं गति करके उष्मा को स्थानांतरित कर देते हैं, ठीक। संवहन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, चालन हो या संवहन हो उसमें माध्यम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पढ़ेंगे विकिरण, उसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। संवहन तरलो यानी द्रव और गैस में ही संभव है, ठीक। उदाहरण के लिए पानी का गर्म होना, गर्म हवाओं का ऊपर उठना, समुद्र व थल समीर, कल बढ़िया डिटेल से बताया था। व्यापारिक पवने, ठीक। एक नोट लिखा है दोस्तों, एक बार प्रश्न भी पूछा गया था इसके ऊपर कि रेफ्रिजरेटर में सबसे ठंडा हिस्सा जिसे आप फ्रीजर कहते हैं, जिसमें बर्फ जमती है, ऊपर रखा जाता है। रीजन क्या है, जिससे क्या होगा दोस्तों, उसके जो संपर्क की जो ठंडी हवा, भारी हवा क्या हो सके, नीचे ऊपर, सॉरी, भारी हवा क्या होगी दोस्तों, नीचे जा सके। यहां से एक बार थोड़ी सी गलती हुई है, थोड़ी, ये क्या होगा दोस्तों, भारी हवा क्या होगा, नीचे जा सके तथा नीचे की हल्की, यानी हल्की कौन होगी, गर्म, गर्म हवा ऊपर जाकर ठंडी हो सके, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से ये क्या है, संवहन का आपके पास एक एप्लीकेशन है, अनुप्रयोग है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। विकिरण की नेक्स्ट जो उष्मा संचरण की जो नेक्स्ट विधि है उसका नाम है दोस्तों विकिरण, जिसे कहते हैं रेडिएशन। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, रेडिएशन के अंदर सबसे पहले तो ये चुंबकीय तरंगों के रूप में जाता है, ठीक। माध्यम की इसमें कोई आवश्यकता नहीं होती, ठोस, द्रव, गैस, किसी की माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि माइक्रोवेव, जो मैंने इसी एप्लीकेशन के आधार पर माइक्रोवेव बनाया गया दोस्तों। अगर आप कटोरी के अंदर दाल रख दें उसके अंदर, तो आप देखेंगे कि दाल गर्म हो जाएगी लेकिन कटोरी गर्म नहीं होगी, यानी उसमें कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी, पहले कटोरी गर्म होगी फिर दाल गर्म होगी, कोई इसके अंदर चालन संवहन की आवश्यकता नहीं है। सीधे पदार्थ के अंदर विकिरण प्रवेश करेगी और सीधे पदार्थ को गर्म कर देगी, ठीक है दोस्तों। देखो पढ़ लेता हूं, उष्मा संचरण की विधि जिसमें उष्मा का स्थानांतरण चुंबकीय तरंगों के रूप में होता है। इस विधि में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है साहब। उष्मा संचरण की ये सबसे तेज विधि, यानी सबसे ज्यादा गर्म करना किसके माध्यम से होता है दोस्तों, विकिरण के माध्यम से। और विकिरण से उष्मा स्थानांतरण होने पर माध्यम का तापमान क्या होता है दोस्तों, परिवर्तित नहीं होता। बताया अभी, माध्यम का कोई, जैसे कटोरी में आप दाल रखिए तो कटोरी गर्म नहीं होगी, दाल गर्म हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। सूर्य से पृथ्वी तक उष्मा विकिरण के रूप में पहुंचती है तथा उष्मीय विकिरण प्रकाश की चाल से गति करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर माइक्रोवेव है दोस्तों, माइक्रोवेव नाम में वेव यानी तरंगे, ठीक है, सूक्ष्म तरंगे पदार्थों को बिना किसी ताप संचरण के माध्यम, तरंगों के माध्यम से क्या कहते हैं, सीधा गर्म कर दिया जाता है। सूर्य से पृथ्वी तक उष्मा इसी विधि से आती है दोस्तों, समझ में आ गई, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। रेगिस्तान में रेत के टीलों का ठंडा होना और गर्म होना वो भी विकिरण विधि से ही होता है। छापिए, नेक्स्ट सेगमेंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, चालन के आधार पर पदार्थों को क्या तीन भागों में बांटा गया है, ठीक है दोस्तों। यानी एक प्रकार से चालकता भी, ठीक, जिसमें चालन का गुण ज्यादा होगा वो चालकता का गुण उसमें ज्यादा होगा, ठीक साहब। जैसे चालक क्या होगा दोस्तों, एक पदार्थ चालक है वे पदार्थ जिसमें उष्मा का स्थानांतरण आसानी से हो जाए, बिल्कुल आसानी से, आराम से हो जाए। जैसे धातु की छड़ थी, उसको यहां से गर्म किया, थोड़ी देर बाद में यहां तक वो पहुंच गया, यानी आसानी से क्या हो जाए दोस्तों, उसमें स्थानांतरित, जिसमें सभी धातुएं आ गई, अम्लीय लवणीय जल आ गया और इसके बाद में आपका मानव शरीर आ गया। ये सबके सब किसके उदाहरण दोस्तों, चालक के उदाहरण। इसके बाद कुचालक, वे पदार्थ जिसमें उष्मा का स्थानांतरण दोस्तों कैसा होता है, कम होता है, ठीक। जैसे वायु, रबर, प्लास्टिक, है ना, वायु, रबर, प्लास्टिक, रबर 2 बार लिख दिया, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखिए, उष्मारोधी, वे पदार्थ जिसमें उष्मा का स्थानांतरण होता ही नहीं है, यहां कम हो रहा है लेकिन यहां होता ही नहीं है, ठीक है दोस्तों। जिसका महत्वपूर्ण उदाहरण है दोस्तों, याद रखना, एस्बेस्टोस और एबोनाइट, समझ में आ गई। आज इसके कुछ उदाहरण जिस प्रकार से आप समझ सकते हो दोस्तों, जैसे कि आपको कहा जाए कि भाई आपको लोहे या धातु की प्याली में चाय पीना,
या फिर चीनी मिट्टी के कटोरी में चाय पीना, किसमें आसान है? हाँ साहब चीनी मिट्टी के में। क्यों? क्योंकि वो दोस्तों क्या हो जाती है, गर्म नहीं होती। लेकिन धातु की प्लेट क्या होगी, पूरी गर्म हो जाएगी, उसको पकड़ा ही नहीं जाएगा। समझ में आ गई? या इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि जैसे जो आपके जो भी खाना पकाने के जो बर्तन है वो किसी न किसी धातु के बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि धातु में चालन का गुण अच्छा होता है, तो उससे उष्मा पदार्थों में ट्रांसफर होगी और वो जल्दी गर्म हो जाएंगे। इसके बजाय उनके जो हत्थे होते हैं, जैसे कुकर है, उसका हत्था किसका बना होता है दोस्तों? प्लास्टिक का बना होता है। क्योंकि प्लास्टिक क्या है दोस्तों, कुछ अलग, उसमें उष्मा आसानी से प्रवेश नहीं करेगी, यानी कम प्रवेश करेगी, वो गर्म ही नहीं होगा तो भी हल्का फुल्का गर्म होगा जो आप सहन कर सकते हो। अगर वो भी हत्था धातु का बना होता तो आप उसको पकड़ नहीं सकते। ओके दोस्तों, आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, जय सिया राम। लेकिन वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें।